प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इदारा शुमारियात की जो आज की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है उसके आदाद शुमार बड़े खौफनाक हैं। महंगाई में एक हफ्ते के दौरान 3.38% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ये कहती है, जबकि हुकूमत ने बजट में अपने लिए जो हदफ मुकर्रर किया है वो 11.5 का मुकर्रर किया है, जबकि पिछले साल जो महंगाई की शरह थी वो 11.7 थी। यानी हुकूमत ने अपना टारगेट कम किया है। लेकिन इदारा शुमारियात की रिपोर्ट बता रही है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही 3.38% का इजाफा हो गया है और महंगाई की जो सालाना शरह है यह 27.8% तक पहुंच रही है और एक हफ्ते के दौरान 36 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आज डॉलर की अगर हम का रेट देखें तो इंटरबैंक में 208.75 रुपए में डॉलर ट्रेड हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में जाहिर है इससे ज्यादा पर ट्रेड हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर हमें अच्छी भी देखने में आ रही है और वो फैटफ के हवाले से है। आज इम्कान है कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल आएगा और कल सुबह मोफा में मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स में इस पर डिटेल्ड ब्रीफिंग दी जा रही है जो वज़ीर मुमलिकत हैं उनकी जानिब से। और फिर एक और ख़बर यह है कि साइफर के मामले पर जो है वो तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा अब जोर पकड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी हम इंतज़ार कर रहे हैं, मुंतज़िर हैं कि फौरी तौर पर ये जो तहकीकाती कमीशन है वो बनाया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दोबारा दे दी है और सड़कों पर अपने कारकुनों को निकालने का ऐलान किया है और इतवार की शाम को उन्होंने कहा है कि लोग बाहर निकलें। कुछ इस तरह के मामला जो हैं वो चल रहे हैं। अब बहस ये है और उसके साथ साथ कल जो एमक्यूएम का नतीजा भी आया, 61,000 वोट लेने वाला एमक्यूएम का उम्मीदवार आज कल के इंतखाबात में उसे 10,000 वोट ले सका। 50,000 वोटर कहाँ चला गया? क्या एमक्यूएम के लिए भी मुश्किलात हैं और उनके इत्तेहादियों के लिए भी मुश्किलात हैं, हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हैं? अब ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा? और फिर ये कि इलेक्शन कमीशन बेहतर तरीके से इसका इनेकाद नहीं कर सका तो आइंदा ज़िमनी इंतखाबात जो कि तारीख के सबसे बड़े ज़िमनी इंतखाबात है उसमें क्या होगा? तो बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे मौज़ूआत हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादातर मौज़ूआत का अपने प्रोग्राम में अहाता कर लें। मेरे साथ मलिक मोहम्मद रफ़ीक रजवाना साहब मौजूद हैं, साबिक गवर्नर पंजाब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया रजवाना साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले ये जो सूरत हाल रजवाना साहब बन रही है, डॉलर 208 पे चला गया और इदारा शुमारियात महंगाई के नए आदाद शुमार हमें दिखा रहा है। ये हुकूमत के लिए जो मुश्किलात हैं ये कैसे मैनेज होंगी? ये तो आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। हुकूमत के ऊपर कितना दबाव है और क्या ये दबाव ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होगा? देखिए जी, इस वक्त हमें जो इकोनॉमिक इशू है उसको सियासत से अलहदा होकर देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरजीह इस वक्त जो है वो है इकोनॉमिक इशू और माशी इस्तेहकाम। उसको हम सियासत से रिलेट करेंगे तो फिर ये इंटरमिंगल हो जाएगा, फिर प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। इसीलिए ये बिल्कुल ठीक है। तो रज़वाना साहब, पिछले 3 साल में आपके ख्याल में क्या सियासत को, पिछले 3.5 साल में सियासत को और इकोनॉमी को अलग अलग करके देखा गया? क्योंकि हमें यह लगा कि ऑपोजिशन की पूरी तहरीक ही इकोनॉमी की बुनियाद पर रही है। देखें, बात यह है कि पिछले दौर में क्या हुआ वो उस पर इतनी बहस हो गई है, मेरा ख्याल है कि सुनने वाले और अवाम भी तंग आ गई है। और आने वाले वक्त के बारे में इतनी बहस हो रही है उस पर भी अवाम को इत्मीनान में लें। सबसे पहली बात है कि लोग झूठ बोलना छोड़ दें, अवाम को सच बताएं, जो होने वाला है उसके बारे में अवाम को बाखबर करें, उनको ज़हनी तौर पर तैयार करें और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हकाइक बताएं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हकाइक वाज़े हो जाते हैं। और पिछले 3-3.5 साल में जो कुछ हुआ उस पर काफ़ी बहस भी हो चुकी है। मैं बतौर एक मुस्लिम लीगी के मैं बहुत कुछ कह भी सकता हूँ, कहना भी चाहता हूँ, मगर बेहतर है उससे इज्तनाब करूँ। और जिस वक्त जो मसाइल अब हम फेस कर रहे हैं, जो हमारे सामने हैं, उसको लेकर आगे बढ़े। जिस तरीके से हुकूमत काम कर रही है, ये हुकूमत किसी एक जमात की नहीं है, मखलूत हुकूमत है, 13 जमातों की हुकूमत है और तकरीबन 70 या 69% वोट लेने वाले लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो इस पर काम कर रहे हैं।
और मुश्किलात हैं, वाकई मुश्किलात हैं, और उस पर टाइम भी लगेगा। और कौम भी कुर्बानियाँ दे दे के थक गई है, और बार बार कौम को कुर्बानी के लिए कहा जाता है, तो आवाम तो बेचारी हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और उनको डिलीवर करने के लिए जो वक्त होता है उस वक्त डिलीवर बाज़-औक़ात नहीं होता। तो अब वक्त है मिलजुल के काम करने का, मुल्क को इस माशी भंवर से निकालने का। बीच बंधार में जो ये कश्ती पाकिस्तान की जो है उसको खाली छोड़ा गया, तो इस वक्त सबको मिलके इस हालात में पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। चलें अली जफर साहब, ये सियासत जो है उसमें मईशत को लेकर नहीं आना चाहिए, या मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या आप समझते हैं कि सियासत अपनी जगह करें, एहतजाज अपनी जगह करें, जो डिमांड्स है अपनी जगह पर रखें आप हुकूमत से, लेकिन इकॉनमी में अगर मुश्किल फैसले हुकूमत कर रही है तो ये वक्त की ज़रूरत भी है। ये आलमी जो मसाइल है महंगाई के, इन्फ्लेशन के, उसका तकाजा भी है, पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ी हैं उसका तकाजा भी है। क्या आप इत्तफाक करते हैं कि मईशत को सियासत में नहीं लेकर आना चाहिए? जी देखें, जहां तक तो इकोनॉमिक क्राइसिस का ताल्लुक है, इकोनॉमिक क्राइसिस तो मुल्क में है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस हम सामना कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा तूफान है। लेकिन उस तूफान, हमारे वक्त भी वो तूफान था, अभी भी वो तूफान चली जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उसको मैनेजमेंट किस तरह करनी है उसकी, कि आपकी जो अवाम है उस पर कम से कम बर्डन भी हो, आपकी ग्रोथ भी बेहतर हो। हमने तो 3-3.5 साल उसको मैनेज किया। आज ये नजर आ रहा है, जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है और ये एक कोलिशन की गवर्नमेंट आई है, तो अंदाजा साफ हो गया है हर एक को कि इनके पास प्लान नहीं है और ये मिसमैनेज कर रहे हैं क्राइसिस को। आप देखें डॉलर कहां से कहां जा रहा है, हर रोज तब्दील हो रहा है, प्राइसेस कहां जा रहे हैं, इन्फ्लेशन कहां जा रही है। मैंने आज एक बजट स्पीच की है सेनेट में, और मैंने उसके लिए बजट बड़ा स्टडी किया, और बजट स्टडी करें साफ जाहिर हो जाता है कि कितना मिसमैनेज्ड और मिसप्लान्ड सारा सिस्टम किया हुआ है इन्होंने, इकोनॉमिक इनकी टीम्स ने। क्योंकि बजट में आप देखें दो बहुत अहम प्रिजम्पशन, पूरा बजट की जो फाउंडेशन है वो दो प्रिजम्पशंस पे है, अजम्पशंस पे है, और वो हैं, एक तरफ कहते हैं ये कि हमारी 5% ग्रोथ होगी, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी 11.5% से इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होगी। मैंने जितने एक्सपर्ट से बात की है और मैंने जितने रिव्यूज पढ़े हैं इस पे, कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं मिला जो ये कहे कि जो इन्फ्लेशन है वो 20% से कम होगी। अगर आप 20% की इन्फ्लेशन लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मजबूरन इंटरेस्ट रेट ज्यादा करने पड़ेंगे। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो जो लोन लेने की रेट्स, जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा, ना वो नए प्रोजेक्ट लगेंगे, ना इसके बाद वो उसकी एक्सपेंशन होगी प्रोजेक्ट्स की, बल्कि कई प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे। उसके साथ इन्फ्लेशन, जो आपका मनी एक्सचेंज है वो आपका डिक्रीज करेगा। इन तीनों की कॉम्बिनेशन, इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, तो आपको मनी मुश्किल सूरत हाल में बेहतरी के इम्कानात कम दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल तो इस किस्म के क्राइसिस में ये चैलेंजेस हैं, मगर औरिया साहब अब मसला इसमें जी ठीक है, राइट सर, मुझे इजाजत दीजिए, मैं औरिया साहब का मौकफ लेकर फिर मैं वापस आ जाता हूँ आपके पास। इसमें ये एक प्रॉब्लम ये है औरिया साहब कि जो इस वक्त सबसे बड़ी हमें इशू नजर आता है वो आता है कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल है, यानी ये पता नहीं है कि डॉलर रुकना कहां पर है। अब कोई मार्केट में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, वो सोचता है कि पता नहीं ये 208 पर से कहां 212 पे ना चला जाए, 215 पे ना चला जाए, कोई ठेके नहीं ले रहा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुक गई है, मार्केट से इन्वेस्टर ने अपना पैसा निकाल लिया है। ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसका इलाज क्या है, हल क्या है? और ये साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि सीरियस गुफ्तगू अगर की जाए, रजवाना साहब ने कहा कि हर बंदा सच बोलना शुरू करते, हर बंदा लोगों को बताना शुरू करते कि सच क्या है झूठ क्या है, तो अच्छी बात है कि मसला फौरन हल हो जाता है। बजट का आप मुताला करें, पूरे मुल्क को यह कहा जाता है कि हम सब्सिडीज नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे कि हमने IMF ने कहा है कि तुम सब्सिडीज खत्म कर लो और तुम आगे चलो। जी, मैं फाइनेंस में रहा हूं,
बजट में आपको पता है कि इस वक्त कितनी सब्सिडीज हैं कोल सेक्टर के ऊपर? पिछले साल थी 682 बिलियन और इस साल है 699 बिलियन और एक्चुअल है 1515 बिलियन। आपका टोटल बजट है डेवलपमेंट का 898। कौन ले रही है ये सब्सिडीज? ये कोल कंपनीज को देने के लिए, कुशन देने के लिए दी जा रही है। 50 बिलियन रिलीज कर दिया गया आते ही। ये कोल कंपनीज वाले कौन है? पब्लिक है, आम आदमी है। फिर कहा जाता है जिससे एक और रिलेटेड सूरत हाल पैदा होगी कि जब आप लोगों को यूटिलिटी स्टोर को जो आप सब्सिडी दे रहे हैं वो 17 बिलियन है, ठीक है, 17% है उसके अंदर जो बिलियन है, ठीक। उसके बाद पेस्को को 7 खाद के लिए, पेट्रोलियम को आप 71 और बाकी को आप ये दे रहे हैं। आपने बजट नहीं बनाया, आपने बुनियादी तौर पर एक 4-5 लोगों का टोला है या 10 लोगों का टोला है या 50 लोगों का टोला है जो कि इकोनॉमिकली रूल कर रहा है इस मुल्क के ऊपर और वो आहिस्ता 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 छा रहा है। आप मुझे बताइए, आईएमएफ के नेगोशिएशन, आईएमएफ ने कभी आपको कहा है आज तक कि तुम तेल की कीमत बढ़ाओ? मुझे एक एग्रीमेंट दिखाएं। आईएमएफ कहता है इतने रेवेन्यू आप लेके आओ, बेशक लोगों की खाल उतारो या अपनी खाल उतारो। हम कहते हैं हम तेल की कीमत बढ़ाएंगे, हम कहते हैं हम ये करेंगे, हम कहते हैं हम ये करेंगे। आप मुझे बताइए कि आपके कई दफा मिसाल दी है कि एक बहुत बड़ा फार्म है एक आदमी का 2 मरबे का, उसके ऊपर जो टमाटर लगाता है, उस एग्रीकल्चर उसके कोई टैक्स नहीं है। फिर उसके बाद एक आदमी है जो उसकी फैक्ट्री लगाता है केचप की, वो केचप वाला जो है जो फैक्ट्री जाए उसका जितना टैक्स है, इनकम टैक्स हो देता है, इतना सा है। लेकिन वो जो बोतल असदुल्ला खान, मैं और रफीक रिजवाना और बैरिस्टर अजय उस पर 17% ड्यूटी देता है, वो किस खाते में देता है? इसका मतलब यह है कि तुम उसकी नहीं खाल खींचना चाहते, तुम मेरी खाल खींचना चाहते हो। हमारा पूरा बजट टॉप सीटर भी है। आप पाकिस्तान के किसी वजीर आजम की तकीर उठाएं, वो खड़े होकर ये कहता है खजाना खत्म हो चुका हुआ था 1988 से। बेनजीर की उठाएं, नवाज शरीफ साहब की उठाएं, फिर बेनजीर की उठाएं, फिर नवाज शरीफ की उठाएं, यूसुफ रज़ा गिलानी की उठाएं, किसी को मुल्क तबाही का जी जी हमें मुल्क मिला। पहली बात यह है, रिजवाना साहब ने सबसे बात किया है कि हमें सियासत को सबसे पहले खड़े होकर एक फिक्रा बोलना बंद कर दें कि 3.5 साल का गंद हमने सर पे उठाया हुआ है। जिस दिन ये बंद करेंगे, कहेंगे आज का दिन है, आज का दिन सोचो, उस दिन आगे बढ़ने की जरूरत है। इमरान खान साहब यही बोलते, मसला है कोई नहीं बोलना चाहता, ये रिटोरिक है। मैं एक एस्पेक्ट की बात किया बजट की, मैं बाकी बजट की एस्पेक्ट को खोलना शुरू कर दूं। बजट कोई सियासतदान नहीं बनाता। फरवरी में एक्शन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट शुरू होती हैं, सेक्शन अफसर अपनी कापियां खोलते हैं, कापियां खोलने के अंदर फिगर डालते हैं, उसको ये डाल दो, उसको ये डाल दो, आखिर के अंदर जो 4-5 एडिशन होती हैं वो करते हैं। आप सर अपने ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज का देख लें, आप देखें 1980 में जब पहली सुजुकी कंपनी आई थी, आपने 5 साल का वायदा किया था कि ये सुजुकी कंपनी वाले जो हैं ये लेके आएंगे, अपना पुर्जे जहां से बनाएंगे। आपके पास 5 साल के अंदर एक बंदा गया, उसने कहा जनाब मैं पीपल पार्टी का वर्कर, मुझे ताइवान से लाने दो, मैं नून लीग का वर्कर, मुझे जनाब मलेशिया से लाने दो। आज तक आपने हर एक से एग्रीमेंट नहीं किया। आपके मुल्क में ना एम्प्लॉयमेंट आई, ना आपकी इंडस्ट्री बढ़ी। पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी। सही। एक और मामले की तरफ आना चाहता हूं, फेटफ का मामला है। आज इस पर बहुत सारी ट्वीट्स भी हुई हैं, क्योंकि इम्कान यह है कि आज फेटफ से पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट है उससे बाहर आ जाएगा, व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा, और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात है। पिछली हुकूमत भी इस पर काफ़ी अर्से से कोशिश कर रही थी, एक एक करके काफ़ी शराइत पूरी करने की कोशिश की। 25 शराइत पूरी हो गई थी पिछली मरतबा, फिर 2 रह गई। अब शुनीद यह है कि 27 शराइत पूरी हो गई हैं। मगर इसका क्रेडिट किसका है? हिना रब्बानी खर साहबा ने जो ट्वीट किया, मैं आपको दिखा भी देता हूं और सुना भी देता हूं। वो कहती हैं कि इस पर कयास आराइयां ना की जाएं। कल सुबह 10 बजे, खैर इन्होंने ट्वीट में तो नहीं कहा, लेकिन बहरहाल कल सुबह 10 बजे एक ब्रीफिंग हिना रब्बानी खर साहबा की है। वो कह रही है कि मोफा में जो मीडिया ब्रीफिंग है उस पर तमाम जो ब्रीफिंग है वो दी जाएगी, लेकिन इसमें कयास आराइयां ना हो। मरियम औरंगजेब साहबा भी अपनी ट्वीट में ये कह रही हैं कि फेटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के नाम निकलने से मुतालिक जो है वो कयास आराइयां ना की जाएं। जर्मनी में मुनक्किदा फेटफ इजलास का बयान आज शब जारी होना है और वजारत खारजा में कल इसकी ब्रीफिंग दी जाएगी। लेकिन पीटीआई की तरफ से इस पर बहुत बात हुई है। पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है, उससे ये लिखा गया है कि अगर हम फेटफ की वाइट लिस्ट में आ जाते हैं तो इंपोर्टेड हुकूमत इसका
क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी। नई हुकूमत के आने के बाद कोई कानून साजी नहीं हुई, इस चीज़ का क्रेडिट इमरान खान का बनता है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है। शीरी मज़ारी साहबा ने भी एक से ज़्यादा ट्वीट्स किए। उन्होंने कहा कि अनदर सक्सेस ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट, और एक और उन्होंने ट्वीट में कहा कि जब सारे इंडिकेटर्स मुस्बत आ रहे थे तो रजीम चेंज की साजिश क्यों की गई, सवाल उठाया गया। फैटफ के पर्सपेक्टिव में वो सवाल उठा रही हैं। हम्माद अज़हर साहब ने भी कहा है कि जी जो फैटफ के तरीक़ाकार के मुताबिक ग्रे लिस्टिंग से किसी मुल्क को हटाने से पहले ऑन साइट दौरा किया जाता है। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 34 एक्शन आइटम्स की तकमील उन अफसरान की टीम वर्क और मेहनत का नतीजा है जिन्होंने मुख्तलिफ सरकारी महकमों में दिन रात काम किया। यानी एक बहस, इस पर एक डिबेट हो रही है। फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किए, फिर जुल्फी बुखारी साहब ने भी ट्वीट किए। तो मेरा सवाल यह है कि फैटफ से पाकिस्तान बाहर आ रहा है तो इसका क्रेडिट किस हुकूमत को है? रजवाना साहब देखिए जी, जिसने जो काम किया है उसका क्रेडिट उसे मिलना चाहिए, ठीक है जी। और बाकी रही बात यह कि मीडिया में जो कुछ आ रहा है, मैं अभी शाम को जब मैंने टेलीविजन ऑन किया तो उसमें पहली खबर चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज़, एक बहुत बड़ी खबर। मैंने कहा पता नहीं क्या फैटफ की बात शुरू की, मैंने कहा शायद हम ग्रे लिस्ट से निकल गए, और उस पर आया कि जी निकलने का इम्कान। मेरी भी ये गुजारिश है, नाजरीन को अर्ज करना चाहता हूँ और मीडिया के हजरात को खास तौर पे अर्ज करना चाहता हूँ कि उम्मीदें तो करनी चाहिए, मगर बार बार चलाया जा रहा है कभी इम्कान कभी इम्कान। बराए मेहरबानी इसको विद होल्ड करें। अल्लाह ताला से तवक्को करनी चाहिए कि ये ग्रे लिस्ट से हम निकल जाएं। देखिए माल्टा को उन्होंने आज ग्रे लिस्ट से निकाल दिया, हमारी खबर अभी तक नहीं आई, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी करना है, और कल जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के सफारत खाने में हिना रब्बानी साहिबा ने वहाँ कोई अपनी गुफ्तगू भी करनी है। तो इसको मतलब है अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लोगों को साइकोलॉजिकली हाइप क्रिएट करके इस तरह से बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी खबर है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी खबर बुरी खबर हो तो लोग यकदम धड़ाम से नीचे आ कोई बात है ना, आप कहते हैं हर चीज में सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर सुबह से सियासत हो रही है। बहुत सारे लोग पीएमएलएन से इस पे ट्वीट कर रहे हैं कि देखा नहीं हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान को खुशखबरी मिली है। पीटीआई कह रही है कि नहीं हमारा सियासत करते हैं ना, सुबह से सियासतदानों ने एक हाइप बनाई हुई है जी। नहीं, मैं तो मीडिया की सुन रहा हूँ, मीडिया वाले खुद अपना क्रेडिट ले रहे हैं, जैसे फैटफ से वही निकाल रहे हैं। अभी तो ठहर जाओ, खुदा के लिए कुछ देखो, अच्छी होप रखो, पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, इंटरनेशनली इसका इम्पैक्ट होगा। तो मैं देखें कुछ चीजें आप भी तो जो है ना वो कॉस्मेटिक काम करते हैं और काम को बढ़ाते हैं, हर बंदे को, हर इंस्टीट्यूट को, हर चीज को। सर ये 25 सियासतदानों की मीडिया की खबर तो वैसे अदा करना चाहिए। जब सुबह से सियासतदान ट्वीट्स कर रहे हैं तो मीडिया कोई सियासतदानों का मीडिया का मेरा क्रेडिट है, वो कहता मेरा क्रेडिट नहीं है। वो देखे बात ये है, जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है, असूल की बात है, ठीक है ना जी। अब उसको कोई कहेगा जी किसी को क्रेडिट नहीं देना, मेरा कमाल है, जिसका भी कमाल है, जिनका कमाल है, जिस तरह से मैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट है, सब कुछ है, ये वक्त गुजर गया, आगे की फिक्र करें, खुदा के लिए आगे की फिक्र करें। और बाकी अभी और ये मकबूल जान साहब एक बात कर रहे थे सब्सिडीज की, उनका काफी तजर्बा है ये ब्यूरोक्रेसी में रहने का, और थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स हम भी समझते हैं। मुल्क के जो हालात है उसमें बाद सब्सिडीज जो है टारगेटेड सब्सिडीज देनी पड़ती है, फूड की है, यूटिलिटी स्टोर की है, और की है, और सब्सिडीज के बगैर चारा नहीं है, मगर टारगेटेड होनी चाहिए। पिछले दिनों में जब ये हुकूमत, इस हुकूमत के आने से पहले पेट्रोल पे जो अनटारगेटेड सब्सिडी दी गई 25 मिलियन रुपीस रोज के जा रहे थे, और पता 25 मिलियन डॉलर थे माफी चाहता हूं। तो एक महीने में तकरीबन 300 अरब डॉलर इस तरह चले गए जो कि टारगेटेड नहीं थे। बहरहाल जहां सब्सिडाइज करना है वहां सब्सिडी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनपुट को सब्सिडाइज करना चाहिए। हमारा पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, राइट सर, और आप कह रहे हैं टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए, सब्सिडी फॉर ऑल नहीं होनी चाहिए, राइट सर। रोजाना साहब एक छोटा सा ब्रेक लेना, मुझे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो 2-3 और बड़े इंपॉर्टेंट इशू है। साइफर के मामले पर जो तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया है उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान दोबारा सड़कों पर आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी जो है उन्होंने थोड़ी सी चेंज तो की है, लेकिन फिर सड़कों पर निकल रहे हैं। क्या होने जा रहा है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये जो मामला है फैटफ का, इसमें क्या क्रेडिट आप मौजूदा हुकूमत की सिफारती कोशिशों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहेंगे? कि देखें, ये फैटफ जब फैसला करता है तो वो
फैसला करता है पिछले 3 साल से 4 साल से जो काम हो रहा है, जिसमें फैटफ ने 1 बाय 1 मीटिंग्स की, फिर टारगेट सेट किए, फिर उसके बाद वो टारगेट्स मीट किए गए और कामयाबी से, उसके बाद दोबारा टारगेट सेट हुए और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस होता है। और जो अगर दुआ तो यही है और ख्वाहिश भी यही है कि आज फैसला हो जाए और हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। तो ये जो जो माजी में जो कुछ हुआ है उसके बेसिस पे ये फैसला होगा। ये कोई फ्यूचर पे या प्रेजेंट के सिचुएशन पे फैसला नहीं होगा। इसलिए बड़ा वाज़ेह है कि अगर इसका क्रेडिट जाना है तो उसी को जाना है जिन्होंने पिछले 3-4 साल से काम किया। और चूंकि वो पीटीआई की हुकूमत थी और मुझे अपना ज़ाती इल्म भी है कि बहुत मेहनत हो रही थी, बहुत उसमें ब्यूरोक्रेसी भी थी, उसमें तकरीबन हर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान की थी, स्टेट बैंक से लेके SECP, FBR, जो हमारी प्लानिंग डिविजन्स थी, जो हमारी फाइनेंस की डिविजन्स थी, पूरी टीम की इसमें काविश थी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व थी क्योंकि उनका भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी जहां मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स थे। सो ये पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट था, मेरा ख्याल है, पूरे पाकिस्तान का। और इसलिए क्रेडिट सबसे पहले तो पाकिस्तान को जाएगा और उसके बाद उस हुकूमत को जाएगा जो कि उस वक्त हुकूमत कर रही थी, जो कि पीटीआई की हुकूमत थी। ठीक, सही है, सही है। और ये साहब, आपकी राय? देखिए, पहली बात तो यह है कि फैटफ का शुरू से मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कोई एक चीज बंदा बताए कि फैटफ की ग्रे लिस्ट में आने के बाद कौन कौन सी कंडीशनैलिटीज ऐसी हैं। अली ज़फ़र साहब मुझे एजुकेट कर सकते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए मसला क्या बनेगा। फैटफ की बुनियाद के ऊपर हमने पाकिस्तान के ऊपर जो डंडा चला दिया है ना, और जैसे जैसे हमने उससे काम लिए हैं, वो शायद फैटफ नहीं चाहती थी। मस्जिदों के स्पीकर उतारने से लेके, उलमा को बंद करने से लेके, बाकी सारे लोगों के अकाउंट्स के ऊपर रगड़ा चलाने से क्या क्या कुछ नहीं किया। सिवाय इसके आप मुझे उसकी एक बात बताएं कि उस फैटफ के अंदर उसकी कोई टीथ कहां मौजूद है, दांत कहां मौजूद है जो आपको काटेगा, सिवाय इसके कि आपकी कुछ पेमेंट्स जो है वो लेट हो जाएंगी, बैंकिंग चैनल्स के अंदर कोई आपको चीज बन जाएगी। अदरवाइज वो फैटफ जो है उसकी कोई, जिसे कहते हैं ना, ऐसी हैसियत कि जिसके इम्प्लीमेंटिंग चैनल को उसका मौजूद हो, इम्प्लीमेंटिंग फोर्स को उसकी मौजूद हो, रिकमेंडेड की बॉडी में एक 197 पेजेस की बार बार वो उसकी पूरी की पूरी पड़ी डॉक्यूमेंट। चलो निकल जाए, अल्लाह खैर करे। एक अपने ड्रामा हमने बनाया हुआ था, पता नहीं कौन कौन सा लॉ हमने उसके ऊपर अमेंड किया है और कौन कौन सा हमने उसको इमरजेंसी स्टेट बनाई है और कौन कौन से हमने उसके अंदर ये जितने भी लॉ, साइबर लॉ से लेके पता नहीं क्या क्या कुछ किया। ओके, एक बात तो ये है। दूसरी बात, अगर निकल भी जाएंगे तो आप मुझे फायदा बता दें क्या होगा। क्या हमारी इसके ये वॉच लिस्ट है ना, ये तो बेसिकली ग्रे लिस्ट है, वॉच लिस्ट, क्या हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, क्या हमारे चीजें आगे निकलना शुरू है? कुछ भी नहीं। एक ऐसा इशू है वो जो रजवाना साहब ने ठीक बात की है कि ऐसे है जैसे मीडिया ने निकालते हैं, मीडिया उसमें डालता है। मीडिया में बड़ा मजेदार टॉपिक है। आप किसी बंदे ने आज तक, मैंने 200-250 प्रोग्रामों में मैंने देखा है कि किसी बंदे ने ये कहा हो कि ये ग्रे लिस्ट में आने से ये नुकसान हो जाएंगे, ग्रे लिस्ट में आने से ये फायदा हो जाएगा। नहीं हुआ सर, वो सीरियस डिस्कशन है साहब, लेकिन निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसको मौजू बनाएंगे ना। आप देखें ना, आज सुबह से जिस पर जितने मेरा ख्याल कम से कम 15 सियासतदानों की मैंने ट्वीट्स देखी हैं, तो मौजू तो बन जाएगा मीडिया का जब सब क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। देखें, आप अली ज़फ़र साहब को बिठाएं, आप 2 इंटरनेशनल जूरिस्ट को बताएं, 2 लॉयर्स को बिठाएं, और या गुलजान को क्या पता है फैटफ क्या होता है, या उसके बाद अपना मरियम औरंगजेब को क्या पता है फैटफ क्या होता है, या शहबाज गिल को क्या पता है फैटफ क्या होता है। आप बुलाएं उनको जो कोई डील करते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को डील करते हैं, उनको बिठाएं। कभी सीरियस डिस्कशन कभी किसी ने की नहीं, क्योंकि रेटिंग नहीं आती भाई, मसला ये है। ठीक, सही है। अच्छा, चलें, शहबाज गिल को ये तो नहीं पता फैटफ क्या होगा बकौल, लेकिन शहबाज गिल को ये पता है कि साइफर का जुडिशियल कमीशन जो है वो बनना चाहिए। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं एक और मौजू की तरफ जा रहा हूं, और उन्होंने कहा कि साइफर के मामले पर फौरी तौर पर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। क्या कहा है शहबाज गिल साहब ने, जरा देख लीजिए।
साइफर था वो सबसे पहले तो फॉरेन ऑफिस से छुपाया गया, सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर से छुपाया गया। आर्म्ड फोर्सेस भी कह रही है कि मुदाखलत हुई। तो अब सवाल ये है कि एक तो मुदाखलत रोकनी किसने थी, अब कमीशन ये फाइंड आउट करे, कमीशन ये भी फाइंड आउट करे कि जब ये साजिश हुई और उसके बाद मुदाखलत हुई तो इसमें कौन कौन शरीक था। अब क्योंकि डीजी ISPR साहब का बयान आ गया है कि कमीशन बन जाना चाहिए, उन्हें कमीशन पे कोई एतराज नहीं है, तो इसलिए फौरी तौर पर हम ये समझते हैं कि बड़ा खुशाइंद बयान है, इस पर फौरी तौर पर कमीशन बनना चाहिए। राइट रफीक रिजवान साहब, आपके ख्याल में हुकूमत को क्यों रिलक्टेंस होनी चाहिए एक जुडिशल कमीशन बनाने में, अगर वो कोई साजिश नहीं हुई और अगर हुकूमत कहती है, मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, ना साजिश थी, ना हुई, ना हम इसका हिस्सा हैं, तो जुडिशल कमीशन बनाने में रिलक्टेंस क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये क्या शहबाज गिल के मुतालबे पे होनी चाहिए, नंबर 1। जब इमरान खान साहब ने कह दिया कमीशन के बारे में, उसके बाद मेरा ख्याल है सेकंड जो लाइन है, अपोजिशन की बड़ी पार्टी है सर। नहीं, मुराद मैं नहीं समझता मुराद PTI है। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर शहबाज गिल, ये लफ्ज जो है ना, जचते हैं या नहीं जचते, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इट शुड बी थ्रू द माउथ ऑफ इमरान खान साहब। उन्होंने कहा है, अब जब DG ISPR ने पूरी वजाहत से कह दिया है पार्टी का सीनियर लीडर कि सर, बस इस पर मैं मजीद बहस नहीं करता, मेरा एक तरीकाकार है, तो इसीलिए मैं बंदों को डिस्कस नहीं करता, मैं इश्यूज को डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे, बाकी सुन लेना, बाकी सर्विसेज के चीफ्स थे, उन्होंने वजाहत कर दी और कोई शवायद नहीं है, वो एक साइफर है, शवायद हों, कमीशन बने, अपना लीगल कोर्स ले जाएं, कमीशन बनाएं। और उसके बाद आपको याद होगा जब फवाद चौधरी साहब एक दिन के लिए वजीर कानून बने थे, मेरा ख्याल है उस वक्त शायद वो अपना पोर्टफोलियो खाली हुआ, उन्होंने कहा जी हम एक कमीशन, हमने ऐलान कर दिया कमीशन बना रहे हैं, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, तो बना लेते अपने दौरे हुकूमत में, उस वक्त बना लेते। अच्छा, उसके बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा, उसमें सारे हमारे दोस्त हम भी मौजूद थे, हम तो वैसे ही बैठे हुए थे, मतलब उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, और दोस्त भी थे हमारे, उस वक्त कोई बात आ जाती, ठीक है जी, उस वक्त उस साजिश का जिक्र कर लेते। और देखें, तकरीरें हो रही हैं कि 1 साल पहले पता चल गया हमारी हुकूमत जा रही है, फिर शेख रशीद साहब कुछ कहते हैं, तर्जमान जितने होंगे अपना केस उतना ही खराब होता है। एक मुवक्किल जो है वो जितने वकील रख लेना, तो बस वो उसका केस, उसके केस का अल्लाह ही हाफिज है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो इस बात को बढ़ाने की बजाय यहीं तक रखें। मैं फिर आखिर में यही सुने, 2 दिन पहले जो कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई हुकूमत, अगर जो मौजूदा हुकूमत है ये किसी भी किस्म का कोई कमीशन बनाना चाहती है तो हम पूरी असिस्टेंस के लिए तैयार हैं, हम हुकूमत को पूरी असिस्टेंस देंगे। तो इसी का हवाला शहबाज गिल ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है कि चूंकि DG ISPR ने भी ये कहा है कि बनाने में हर्ज नहीं है, तो इसका जी DG ISPR जो है वो पाक फौज के बाकी अफवाज के तर्जमान के तौर पे अपना बयान देते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नॉट हिज इन ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी। उन्होंने जब वजाहत से कह दिया तो आगे चलो यार, इस मुल्क के जो हालात है उसमें साइफर ये इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके लिए जितना भी कहें जो भी कहें आपके पास और बयानियां है नहीं, इसी को शाम की लकीर को पीटते जा रहे हैं, मुल्क कहां से जाए। साइफर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तब्दील हुई तो आइन के तहत हुई, आर्टिकल 95 के तहत हुई है। सारी जमातें जो है सारी मुहिब वतन नहीं है, सारी जमातें अमेरिका की गुलाम है, असम्बली अमेरिका की गुलाम है जिन्होंने ये बदल दिया। उससे पहले क्या क्या कुछ होता रहा, सारी बहस होती रही, उन्हीं अमेरिकन से मिलना जुलना था। अच्छा, अमेरिकन जो है वो सबको मिलते हैं, अगर अपोजिशन के बंदों को मिले वो कहते हैं हुकूमत गिराने आए थे। आगे चलना है दुनिया में, ठीक है, किसी की गुलामी से नहीं चल रहा, मगर फिर भी आपने दुनिया में रहना है, आइसोलेशन में नहीं रहना। डिप्लोमेटिक रिलेशन आपको रखने होते हैं। बतौर एक वजीर आजम के, हर वजीर आजम को किसी हद तक जाना होता है, उसके बाद उसकी जबान बंद होती है, उसके वो सीक्रेट उसको अपने सीने में दफन रखने पड़ते हैं ता क़यामत। अब बात यह है कि जिस तरह से इस चीज को उठाया जा रहा है, इसके अलावा बयानिया क्या है, ये चूरन बहुत बिक चुका है, इसको खत्म करें, आगे चले, बल्कि पार्लियामेंट में आए। पहले कई प्रोग्रामों में मैंने गुजारिश की है, पार्लियामेंट में आए, बैठे, अपने अस्तीफों का मसला खत्म करें, आए। इनको दो जो है ना प्लेटफॉर्म मिलते हैं। एक प्लेटफॉर्म मिलता है बतौर अपोजिशन पार्लियामेंट में बैठे। आज कह रहे हैं जी राजा रियाज साहब जो है वो अपोजिशन लीडर बन गए, वो आपकी वजह से बने हैं। आप बीच में बैठे होते तो आज इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर होते। जितने जोर शोर से वो जलसों से खिताब कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी करते हैं।
जी जी, इस सवाल ये जवाब नहीं है। मैं तो एक डिस्कशन कर रहा हूं। एक तो ये कि आगे बढ़े, आप क्या पीछे वाली बातों पे कर रहे हैं? हुकूमत इन गुड फेथ इनवाइट करना चाहता हूं। आइन के मुताबिक गई है, आप पीछे हटके रहेंगे तो हुकूमत आगे कैसे चलेगी? मामला आगे कैसे चलेंगे? पाकिस्तान के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फिर आपने परसों एहतजाज की कॉल दे दी है, अवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं, कैसे मामला आगे चलेंगे अली जफर साहब? जी देखें, सबसे पहले तो जरा साइफर की बात करता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा उसके बारे में कि चूंकि अब ये एक पब्लिक डिबेट हो गई है, एक पब्लिक अरीना में ये डिबेट आ गई है, कुछ लोग हैं जो इस पे यकीन करते हैं कि वाकई ही ये दुरुस्त बात है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। एक सोसाइटी में डिवीजन है इस इशू पे। तो मुझे लगता ये है कि जब पब्लिक डोमेन में एक बात आ जाए तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन, जो उसका मंतकी इंजाम है, वो उसको उस तक पहुंचाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ना किसी इदारे को, कि ये क्या, इसका एक हकायक क्या है, फैक्ट्स क्या है। अब मैं जब अपनी जुडिशल तारीख को देखता हूँ, अदालती तारीख को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि 3-4 बार ऐसे कमीशंस बनी हुई हैं। आखिरी जो बनी थी वो मेमो गेट, आपको याद होगा, उस पे एक बाकायदा बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था और फिर एक कमीशन बना के उसकी रिपोर्ट भी फाइनल हुई थी और उसके बाद वो मामला खत्म हो गया, कंक्लूजन हो गई उसमें जो भी होनी थी। इसी तरह अगर कोई कमीशन बन जाए तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है कि कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए और एक बार फैसला हो जाए यस और नो में, और ये मामला एक इंजाम तक पहुंचे, एक मंतकी इंजाम तक पहुंचे। तो मैं इस साइफर पे तो इतनी बात करूंगा, ये बजाय डिबेट करने के कि सही कौन है या गलत कौन है। लेकिन आपकी दूसरी बात जरूर बिल्कुल बजा है कि क्राइसिस बहुत बड़ा है और अगर कोई हुकूमत मैनेज नहीं कर सक रही उस क्राइसिस को, तो फिर हमारा फर्ज है कि हम उसके बारे में बात करें और उनको बताएं कि आज आप क्या गलतियां कर रहे हैं, आप इसको मैनेज करें इस क्राइसिस को, वरना हम और नुकसान में जाएंगे। और जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि जो अजम्पशंस हैं इस बजट में, ये इतनी गलत हैं और इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हुई हैं इस बजट में कि अगर वो ठीक ना की गई तो आगे जाके हमें सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो खबर यह है कि ईवान इकबाल में इजलास करने पर गवर्नर पंजाब को एक लीगल नोटिस भेजा गया है और पीटीआई की एक खातून एमपी हैं, उनकी तरफ से लीगल नोटिस भेज दिया गया है। क्या गवर्नर पंजाब को लीगल नोटिस भेजा जा सकता है अली जफर साहब? जी देखें, गवर्नर जो होते हैं वो, उनको इम्यूनिटी होती है प्रोसिक्यूशन से। लीगल नोटिस भेजा तो जा सकता है लेकिन वो शायद प्रोसिक्यूट नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है। बस ये आपने बड़ा प्रिसाइज और मुख्तसर जवाब दिया। अब मैं अगले सवाल के बाद वापस बाद में आता हूँ, पहले मैं रजवाना साहब के पास चला जाता हूँ। रजवाना साहब, आप पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के हवाले से बहुत सारे दरखास्तें जो हैं वो हाई कोर्ट में गई हुई हैं। मिसाल के तौर पे एक इंट्रा कोर्ट अपील भी गई हुई है और उसमें ये नुकता भी ज़ेर बहस है, लार्जर बेंच उसको सुन रहा है कि जी 63 का मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा तो उसके बाद क्या वज़ीर आला बने या नहीं बने। फिर एक और दरखास्त गई हुई है हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के हवाले से। उसको चीफ जस्टिस ने पहले दलाइल सुने, जिसमें अली जफर साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन बाद अज़ां वो दरखास्त जो है दूसरे जज के पास चली गई, फिर वापस चीफ जस्टिस के पास आई, फिर एक और जज के पास चली गई है। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों ने डिसाइड होना है एक ना एक दिन। 28 को एक हेयरिंग है, 20 को एक हेयरिंग है। आप कैसे देखते हैं पंजाब हुकूमत क्या इस सारे आईनी बहरानों में से निकल सकती है? अभी तो हम बजट इजलास देख रहे हैं, 2 इजलास हो रहे हैं, ये क्या चल रहा है पंजाब में आपके ख्याल में? देखें, वो फिर वही बात है जो आई हैड डिस्कस्ड एट द वेरी आउटसेट। आपके प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने कहा था कि सियासत एक तरफ और मुल्क की मईशत एक तरफ। पंजाब का जो बजट है, पंजाब का बजट बहुत ज़रूरी है और इन्हीं दिनों में पेश किया जाना ज़रूरी है। अब पंजाब के बजट को रोका जा रहा है कि जी आईजी को बुलाएं और आप चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं। तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी दे आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड बजट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, वो अपनी जगह पे प्रिविलेज कमेटी होती है, उसको अपनी प्रिविलेज की इन्फ्रिंजमेंट में
इशू को रेज करें, उनको उस कमेटी में बुलाएं, जो भी उनके साथ लीगली आप कॉन्स्टिट्यूशनली अपने ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं करें। इजलास का इसी चीज से मशरूत कर देना, मैं तो बतौर वकील थोड़ा बहुत जो आइन को जानता हूँ, एक सीनियर वकील हूँ, मैं नहीं समझता कोई अच्छी बात है, और कोई अदरवाइज भी लोगों को तासुर कुछ नहीं किया। उसके बाद बजट पास करना है, मुल्क सूबे को चलाना है, क्या इनके रहम करम पे छोड़ दें, इनके हालात पे छोड़ दें। जब तक आईजी और वो नहीं आते तो उससे पहले ये बजट नहीं होगा। निज़ाम चलाना है पूरे पंजाब का, उस निज़ाम को चलाने के लिए एक सिस्टम जो है करना है, उस सिस्टम को चलाना है, और उस सिस्टम को तो इनके हाथों यरगमाल बना दें। पहले भी चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में जो कुछ हुआ सबके सामने है, अब उस पर ना मैं किसी पे इल्ज़ाम देता हूँ ना मैं किसी को डिफेंड करता हूँ, बात यह सारा कुछ सामने है। और तीसरी बात ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत से इश्यूज इस वक्त अदालतों में पेंडिंग है। आपने 63A की बात की, मेरा पर्सनल व्यू जो है बतौर एक वकील के ये है कि ये एक सज़ा है, ठीक है जी। और 63A के बारे में जो माइनॉरिटी व्यू था उन्होंने, मैं तो उनसे मतलब है उससे एग्री तो करने की बात करना मुनासिब नहीं है, मुझे उसमें वजन महसूस होता है कि 63A में मैकेनिज्म दिया गया है कि जो ये काम करेगा वो जो है ना उस पर डिफेक्शन अप्लाई होगी और उसकी सीट खाली हो जाएगी। जब एक सजा का सही है सर, ये तो अंडरस्टैंडिंग हमारी आपकी हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका वोट शुमार नहीं हो सकता। सुनते लेना, हाँ उसमें सुनते लेना, मेरी बात सुन ले, उसी पर ही आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया है उससे पहले चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो चुका था, चीफ मिनिस्टर का नाम नोटिफाई हो चुका था, चीफ मिनिस्टर ने ओथ ले लिया था, और ये एक पीनल लॉ है, ये एक जो है ना सजा है, उसको आप रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते, वो फ्यूचर पे अप्लाई होगा, फ्यूचर में कोई डिफेक्ट करेगा तो उस पर होगा। ये मेरी बतौर एक वकील के राय है। लेकिन सर इसकी दूसरी दलील ये दी जा रही है ना, इसकी दूसरी दलील ये दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया ही इस स्पेसिफिक इस मामले के लिए था और पहले गया था, यानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में पहले से केस जेरे समाअत था, और उसके बाद पंजाब में ये कुछ हुआ और बाद में फैसला आया, तो वो चूंकि इसी स्पेसिफिक केस के लिए था, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक राय दी है, और जब राय दी है उससे पहले पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है वो हो जाएंगी, वो मुकम्मल हो गई और वो वैसे ही चलती रहेंगी। और उन्होंने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया, इलेक्शन में कामयाब हुए, ओथ लिया उन्होंने, उसका नोटिफिकेशन हुआ, सब कुछ वो कानून और आइन के मुताबिक हुआ है। बाकी अदालतों ने फैसला करना है, अगर जिसके हक में हुआ दूसरा फरीक जो आगे अपील में जाएगा, वो एक प्रोसेस है अदालतों का, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जी। सही है। अली जफर साहब, सर ये बताइए, एक असद साहब एक बात, मामला ये चल रहा है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार हो सकता है या नहीं हो सकता। जी जी रजवाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखें, अब मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं आज मेरे दिल में खलिश है, मैं बात करना चाहता हूँ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारा पैनल है। कराची के रिजल्ट आपके सामने हैं, ठीक है जी, और आप ये देखें कि कराची जैसे शहर में इलेक्शन का टर्नआउट जो है 8%, 8.3%, ठीक है। अभी आप इंट्रो में कह रहे थे कि MQM के जो अपना उम्मीदवार जीते हैं वो 50,000 वोट लिया था, अब उन्होंने 10,000 वोट लिए और 40,000 वोट कहाँ गया। उसके बाद आप देखें कि 61,000 लिया था, 50,000 TLP है, ठीक है। अच्छा, TLP जो है वो सिर्फ 63 या 65 वोटों की जो है ना डिफरेंस से हारी है। ये भी एक मतलब है कि एक खबर है बहुत बड़ी कि वो TLP जो है कितनी बड़ी जमात बन के उभरी के कराची जैसे शहर में उन्होंने ये वोट लिए। मगर जो मुझे कंसर्न है बतौर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के कि क्या अवाम इस तरह की इलेक्शंस और इन तब्दीलियों से कहीं मुतनफ़र तो नहीं होते जा रहे कि हमने वोट दे दे के क्या किया और हमें क्या मिला। तो क्या इस रेशो को, बिल्कुल सही है, ये बड़ा सवाल है। ये मैं इसीलिए आज MQM के रहनुमा ने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन मुझे बतौर पाकिस्तानी के ये सवाल हम उनके सामने रखेंगे। मैं वक्त कम है सर, ये मैं पंजाब के वास्ते अली जफर साहब के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। अली जफर साहब, अब 16 को समाअत हुई, तारीख पड़ गई 28 की, 63 यानी ये मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा या नहीं। 28 को समाअत होगी, अगर एक तारीख और पड़ गई तो अगला इलेक्शन आ जाएगा, ज़िमनी इलेक्शन है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद अगर वो लोग जो DC हुए हैं वो दोबारा मुंतखब होकर वापस आ जाते हैं तो ये केस भी रेलेवेंट हो जाएगा, ये सवाल भी रेलेवेंट हो जाएगा
कि उनका वोट शुमार होगा या नहीं होगा, वो दोबारा आएंगे, दोबारा इलेक्शन होगा तो हमजा शहबाज मुंतखब हो सकते हैं। ये किस तरफ हालात आप जाता देख रहे हैं? जी देखें, फिलहाल अगर आप आज की बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, किसी के दिमाग में किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए कि जो अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के और सारी काबीना जो है ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी वो इनके ऊपर नहीं लागू। सुप्रीम कोर्ट ने कोई पीनल एक्शन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सवाल पूछा कि जनाब आप ये बताइए कि आर्टिकल 63A का जो इंटरप्रिटेशन है, जो तशरीह है, उसके मुताबिक क्या वोट जो हैं डिफेक्टर्स के वो काउंट हो सकते हैं कि नहीं, उनको काउंट किया जा सकता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 63A, और मैंने ही बहस की थी वो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 63A के तहत आप वोट नहीं काउंट कर सकते। अगर आपको पार्टी ने डायरेक्शन दे दिया है तो आपका वोट काउंट ही नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कोई रेट्रोस्पेक्टिविटी या प्रोस्पेक्टिविटी, माजी में पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन की बात नहीं। ये बात है कि एक तशरीह की है उन्होंने, एक कानून की, और वो कानून जब से नाफिज हुआ है वही तशरीह रहेगी। ये नहीं हो सकता कि 1 महीना पहले तशरीह कुछ और हो बिल्कुल सही, और 2 बिल्कुल सही महीने है। बाद राइट या सर, 3 वक्त महीने खत्म हो बाद गया, आपका तशरीह कुछ पॉइंट और आ हो। गया। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, रफीक रजवाना साहब और ये साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।